हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू टोटलिस एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग यूजीसी नेट कोड 55 के लास्ट यूनिट लेबर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। माय नेम इज रिचा भारती। आई हैव क्वालिफाइड नेट 2 टाइम्स एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सेशन। Hello friends, welcome to Tutelis Academy, and today we will be discussing some questions on Unit 10 labor market. So I'll be starting with the very first question. Yeah. So dash is the situation when a person is willing to work, is educated, but is unable to get a job and a work. This kind of unemployment is clearly visible in the society. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, मोस्टली इन अर्बन एरियाज पर्सन्स आर एजुकेटेड, दे वांट टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, लेकिन उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे और इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज्यादा ही विजिबल होती है सोसाइटी में, तो इसे हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द अनदर नेम फॉर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारा कंडीशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। पॉइंट नंबर डी विल बी आंसर। इसका रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का? हमारी कंट्री में ये भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। इसका रीजन होता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, जो लेबर है, लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होती कंट्री में, तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन आती है। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग इनफैक्ट नेकेड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, राइट, ओके, क्लियर, यस। सो this is a short note. Open unemployment is a condition in which people have no work to do. They are able to work and are also willing to work, but there is no work for them. और ये they are found partly in villages, but mostly in urban areas, cities. Okay. So yes, moving to question number 2. In which type of unemployment marginal productivity of labor is zero? देखिए, ये सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि सपोज यू हैव अ स्मॉल बिजनेस जिसमें कि यू नीड 30 आवर्स ऑफ वर्क डन। ठीक है, और एक वर्कर जो है वो कितना काम करता है? वो पर डे 10 आवर काम करता है। पर डे द वर्कर इज वर्किंग 10 आवर। ठीक है, सो हाउ मेनी वर्कर यू विल बी नीडिंग? You will be needing 3 वर्कर। ठीक है, so 3 वर्कर will be apt। तो up to 3 वर्कर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगी, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट होगी हमारी। ठीक है, अप टू 3 वर्कर हमें कुछ ना कुछ वर्क तो मिल रहा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगा 10 आवर। ठीक है, 30 आवर इज द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर कितना हो जाएगा? 3, तो दैट इज 10 आवर। और 10 आवर में हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना है? 10 आवर है। लेकिन अगर हम लोग एक चौथा वर्कर भी एम्प्लॉय कर लेते हैं, तो आइडियली क्या हो रहा है? आइडियली ये जो वर्कर है ये प्रोडक्टिविटी में ऐड कर रहा है क्या? नहीं ऐड कर रहा है। ठीक है, ये बस हम इसे एक्स्ट्रा कॉस्ट देंगे, क्योंकि वर्कर को हमें वेज देना पड़ेगा, लेकिन इसके बिना भी हमारी प्रोडक्टिविटी, जितनी हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए उतनी प्रोडक्टिविटी है हमारे पास। 3 वर्कर हमारे आराम से काम कर ले रहे हैं। तो मार्जिनल में जो एक्स्ट्रा वर्कर हम ऐड कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? उसकी प्रोडक्टिविटी किस केस में जीरो हो जाती है? तो इस केस में जीरो होगी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ऐसे सिचुएशन में जब हम जितने भी वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं उससे ज्यादा वर्कर रखते हैं अपने पास, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता कि जो वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स इज मोर। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली एक कंडीशन दिया हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। और मैं फिर से बता दे रही हूँ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इस केस में क्या होता है
इस केस में एक्चुअली जितने भी वर्कर्स हैं आपके पास, वो वर्कर्स या तो एक्स्ट्रा होते हैं या फिर जितने भी वर्कर्स हैं आप उसकी स्किल्स को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लेबर फोर्स का कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, कोई लेबर आपके पास पार्ट टाइम काम करने, फुल टाइम काम करने के लिए आता है, बट यू आर गिविंग हिम ओनली पार्ट टाइम ऑफ वर्क, बट ही इज एबल टू डू दैट फुल टाइम। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर स्किल्स कंप्लीटली नहीं यूटिलाइज होते वर्कर के, टाइम कंप्लीटली नहीं यूटिलाइज होता वर्कर का। ओके, सो दीज टू सिचुएशंस आर देयर, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी एक शॉर्ट नोट है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट अफेक्ट अग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, अग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट, ये एग्जाम्पल को ही आप रेफर करेंगे तो फोर्थ वर्कर के एडिशन से हमारा इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। इट इंक्लूड्स दोज वर्किंग वेल बिलो देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, कौन कौन लोग इसमें आएंगे? अगर एग्जाम में फर्दर पूछा जाए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो देखिए, इट इंक्लूड्स दोज वर्किंग वेल बिलो देयर कैपेबिलिटीज, those whose position provide little overall value in terms of productivity। ठीक है, जो लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी में, लेकिन उनका स्किल्स भी आप कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं करते हो। ठीक है, और एनी ग्रुप दैट इज नॉट करेंटली लुकिंग फॉर वर्क बट इज एबल टू परफॉर्म वर्क ऑफ वैल्यू, कोई ऐसा ग्रुप जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है बट दे आर नॉट गेटिंग एनी वर्क सो दैट दे कैन एड वैल्यू। सो ऑल दिस, इन दिस केस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0। ठीक है, क्लियर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जॉन रॉबिन्सन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ। जॉन रॉबिन्सन ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? तो इनफैक्ट ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने अभी पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन रॉबिन्सन, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, इट वाज द असर्शन मेड बाय। अब देखिए, जो हमारा लेबर है, लेबर का मतलब क्या होता है? इन दिस लेबर मार्केट, अगर हम लेबर मार्केट देखें तो लेबर मार्केट में एक्चुअली क्या होता है? तो लेबर मार्केट में जो एम्प्लॉयर है वो परचेज करता है क्या? वो लेबर एज अ पर्सन परचेज नहीं कर रहा है, आप जो काम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, द वर्क यू आर कंट्रीब्यूटिंग, द स्किल्स, ठीक है, द स्किल्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग, द वर्क विच यू विल बी डूइंग, वो ट्रेड होता है वेजेस के थ्रू। एम्प्लॉयर वेज देते हैं और आपका काम को खरीदते हैं। ठीक है, सो एम्प्लॉयर विल बी बायर इन केस ऑफ लेबर मार्केट, एम्प्लॉयर विल बी बायर एंड laborers or worker will be seller. And what worker are selling? Worker are selling their capability, their talent. ठीक है, the work which they are doing, their labor, this is what worker will be selling. ठीक है, तो employer और worker ये दोनों कंप्राइज करते हैं लेबर मार्केट। ठीक है, तो लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, तो जो लेबर है वो अपना जो वर्किंग स्किल है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट ही इज नॉट सेलिंग हिमसेल्फ, वर्कर इज नॉट सेलिंग हिमसेल्फ। ठीक है, तो लेबर को हम इसलिए कमोडिटी नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ही इज ऑल्सो अ पर्सन। तो इट वॉज द असर्शन मेड बाय डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया सेशन ऑफ ILO का फिलाडेल्फिया सेशन हुआ था, वहां पर ये डिक्लेरेशन हुआ था। और कब हुआ था ये ILO का फिलाडेल्फिया सेशन? देखिए, जो ILO का 26th सेशन था वो था डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया, और वहां पर ये डिक्लेरेशन, ये असर्शन दिया गया था, लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। ठीक है, फिलाडेल्फिया सेशन वाज 26th सेशन ऑफ ILO, राइट। ओके, लेबर होर्डिंग इज सेम एज। अब देखिए, अब तो समझ में आ गया होगा कि लेबर होर्डिंग क्या होता है। तो लेबर होर्डिंग किसे कहा जाएगा? तो लेबर होर्डिंग का मतलब एक्स्ट्रा लेबर को अपने पास स्टॉक करके रखना। ठीक है, तो वो हिडन एम्प्लॉयमेंट होगी, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल होगा। ठीक है, ओवर स्टाफिंग भी होगा, हम ज्यादा स्टाफ को अपने पास रख लेते हैं। हिडन एम्प्लॉयमेंट में जैसे कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया, उसमें भी नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होते हैं जितने हमारे रिक्वायर्ड हो, और इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर उनकी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। तो यहाँ पे देखिए, लेबर होर्डिंग क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ लेबर इनपुट विच इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पूरा हम यूटिलाइज नहीं कर पाते लेबर को, और
यस, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अगर कोई कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं करती है, कोई रिसेशन हो गया या अभी कोविड के सीजन में हमने देखा, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं कर रही है, even if the production is not up to the mark, even if they are not required because production is down, तो क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में इकोनॉमी सही हो जाएगी तो उनको दोबारा रिक्रूट करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट कॉस्ट आ जाएगा, तो और वो ले ऑफ नहीं करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? लेबर होर्डिंग कहेंगे, हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। अब देखिए, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं, किसकी डिमांड कर रहे हैं? वर्कर जो अपना लेबर प्रोवाइड करेंगे उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उसका जो स्लोप है किस पर डिपेंड करता है? तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्राफ में क्या है? इधर क्वांटिटी है किसकी? वर्कर की क्वांटिटी है, और यहाँ पर वेज है जो हम वेज प्रोवाइड करेंगे। तो सपोज कोई एरिया है वहां पे वर्कर बहुत ही कम है, 1 या 2 वर्कर है, सपोज वर्कर बहुत कम है, अभी ज्यादा नहीं है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो वेजेस होगा वो शुरू में क्या होगा? हाई होगा, देयर विल बी हाई वेजेस, क्योंकि वर्कर्स कम है। अगर वर्कर धीरे धीरे वर्कर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जब वर्कर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, अवेलेबल वर्कर उस मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर जो है वो उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर को, क्योंकि वर्कर बहुत सारे अवेलेबल है, उनको खुद काम चाहिए, तो वेजेस क्या करेगा एम्प्लॉयर? वेजेस रिड्यूस कर देगा, तो वेजेस रिड्यूस कर देगा। So in case of two workers, suppose the wage will be high, and in case of 50 workers, the wage will be low. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको वर्कर को अट्रैक्ट करना है, यहाँ पे वर्कर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, they are themselves coming to employer। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? हमारा ग्राफ बनेगा ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम? तो डिमांड कर्व का देखिए, डिमांड कर्व का आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट यूज टू मेजर क्वांटिटी एंड प्राइस। हम यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं? क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर प्राइस मेजर कर रहे हैं, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं है। द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व फॉर एग्जाम्पल इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस। स्लोप क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए स्लोप क्या होगा डिमांड कर्व का, तो स्लोप क्या होता है? तो दिस इज व्हाट इज स्लोप, एंड स्लोप इज dy by dx, दैट इज चेंज इन y by चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या है? चेंज इन y इज दिस, and change in x is this, तो change in price to the change in quantity between 2 points of the curve। किसी भी पॉइंट कर्व के 2 पॉइंट्स को पिक कर लीजिए, और वहां पे देखिए कि y का कितना चेंज हुआ है। दिस इज द चेंज इन y, एंड या दिस विल बी द चेंज इन y, एंड दिस विल बी द चेंज इन x। चेंज इन y व चेंज इन x विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अगर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछता है ऐसे, तो you should be able to solve, okay? Next, question number 7. In the long run, economic profits for a firm in perfectly competitive industry will be। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुरंत बन जाएगा, नहीं क्लियर होगा तो बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? इकोनॉमिक प्रॉफिट्स फॉर अ फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। अब देखते हैं पहले कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो सपोज पहले परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री कहाँ पे होगा? एक परफेक्ट मार्केट में होगा। ठीक है, तो परफेक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन रहता है। ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के लिए हम पहले परफेक्ट मार्केट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर ये परफेक्ट मार्केट है तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे सेलर होंगे, देयर विल बी n नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर होंगे। ठीक है, उसके बाद मेनी सेलर एंड मेनी बायर। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मेनी सेलर, दूसरा मेनी बायर, तीसरा होमोजेनियस प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बिकता है इस मार्केट में सारा होमोजेनियस होता है, सारा एक सा ही प्रोडक्ट होता है। ठीक है, साइज में, शेप में, टेस्ट में, कलर में, क्योंकि कंपटीशन परफेक्ट रखना है। मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा है, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा उसके लिए, तो जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, इसीलिए सारा प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, और सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं बायर और सेलर, सबके पास प्रोडक्ट का सेम इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, कि कोई अगर जो भी परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो प्राइस हो हर कोई सेम प्राइस पे करे, प्रोडक्ट को लेकर के हर कोई सेम प्राइस पे करे। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन हो गई? मेनी सेलर, मेनी बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट और परफेक्ट नॉलेज। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अगर प्रोडक्ट की हो गई, ठीक है, तो कोई एक प्रोडक्ट की अगर को हमने एडवर्टाइज कर दिया, तो
इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा, जो परफेक्ट नॉलेज वाला भी कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे, इसको परचेज करने के लिए लोग आ जाएंगे, तो कंपटीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जीरो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। गवर्नमेंट नहीं कहती है कि हम फलाना बायर को सब्सिडी देंगे या कोई लाइसेंसिंग पॉलिसी, कोई कंट्रोल, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। इट इज अवे फ्रॉम एनी फोर्सेस, फ्री मार्केट होता है, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा तो जो बायर और सेलर मार्केट के नजदीक होंगे उनको कम कॉस्ट लगेगा और जो दूर होंगे उनको ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो फिर एक डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ये एक तरह का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कि आइडियल कंडीशन है, ऐसा रियल में नहीं होता, ठीक। रियल में मोमेंटरीली ऐसा आ सकता है, बट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ हमारा ट्रिक है यहाँ पे लॉन्ग रन। तो देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी, ठीक है। मतलब जितना रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट इज मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट। जितना प्रोडक्ट से आपको रेवेन्यू मिल रहा है उतना ही आपकी कॉस्ट लगी हुई रहती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी कब होता है, अगर ये सप्लाई कर्व हमने डिमांड कर्व पढ़ा था, ठीक है, और ये सप्लाई कर्व है, यहाँ से वेज का सप्लाई ऐसे बढ़ रहा है, तो इस केस में क्या होता है, एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी, ठीक है। जितना रेवेन्यू उतना ही कॉस्ट, ठीक है, जितना रेवेन्यू उतना ही कॉस्ट। और यहाँ पे जो प्राइस होता है वो यही उसी प्राइस पे होता है जब एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी हो। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो वेज होता है, ये हमारा वेज है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो वेज होता है ना, इस पॉइंट वाला, यही वाला वेज होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो ये जब यही वाला वेज होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो हमारा सिचुएशन कौन सा मीट करता है, एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी, ठीक है। तो लॉन्ग रन में, यहाँ पे लॉन्ग रन इसलिए बोला है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मोमेंटरीली सपोज कि प्रॉफिट ज्यादा हो गया इस कमोडिटी का, जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फर्म्स आएंगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसको परचेज करो। ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर आएंगे इसको परचेज करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि यस, तो जब बहुत सारे इंडस्ट्री कॉम्पीट करने लग जाएंगे, तो क्या होगा कि इसका प्राइस तो इंक्रीज इन डिमांड होगा, तो फिर जो प्राइस है वो फिर घट जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मोमेंटरीली राइज इन देयर इज मोर प्रॉफिट, तो न्यू फर्म्स एंटर द मार्केट, ठीक है, और प्राइस फिर फॉल हो जाता है। और अगर लॉस होने लग जाता है तो फिर कुछ फर्म्स होते हैं वो मार्केट को एग्जिट कर देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में होता रहता है, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो लॉन्ग रन में ये सारा कुछ जो है वो बैलेंस हो जाता है, और एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी, इसीलिए जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू जीरो। जितना रेवेन्यू हो रहा है उतना ही कॉस्ट लग रहा है, तो प्रॉफिट जीरो होगा, ठीक है। ओके, या रेवेन्यू विल बी इक्वल टू कॉस्ट इन लॉन्ग रन फॉर ए फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, ठीक है, समझ में आ गया। दस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेबरर्स आर ऑफ इमोबाइल नेचर। जो लेबरर्स होते हैं वो इमोबाइल नेचर के होते हैं, कहाँ पे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोनोपोली मार्केट। अब देखिए मोनोपोली मार्केट क्या होता है, तो मोनोपोली यहाँ पे एस है, इससे याद रखिए सिंगल बायर, ठीक है। और मैंने बताया था कि लेबर मार्केट में बायर कौन होता है, बायर होता है एम्प्लॉयर, ठीक है, और वर्कर क्या होता है, वर्कर होता है सेलर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोपोली में सिंगल बायर है, मतलब एक ही एम्प्लॉयर है। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो, तो को याद रहे, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को कंफ्यूज ना हो जाए। तो सपोज ये बहुत बड़ी सिटी है, लेकिन यहाँ पर एक ही इंडस्ट्री है, सपोज आयरन इंडस्ट्री। अब एम्प्लॉयर को चाहिए लेबर, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक, और लेबर चाहिए जिसको स्पेशलाइज्ड स्किल हो, ठीक है, जिसको आयरन का रॉ मटेरियल को हैंडल करना आता हो, उससे स्टील बनाना आता हो, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ उसको लेबर चाहिए। तो ऐसा मार्केट जो होता है वो होता है
मोनोपोली मार्केट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ लेबर, और यहाँ पे सिंगल बायर, ओनली वन बायर, और यहाँ पे लेबर्स को इसलिए इमोबाइल कंसिडर किया जाता है क्योंकि पहला तो एक ये हो गया कि बहुत उनको इसको पास में मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इस एरिया में अकेला ही है। तो लेबर्स विल बी इमोबाइल, दे विल बी डिफिकल्ट टू मूव फर्स्ट, एंड सेकेंड कि अगर दे आर दे विल बी if employer has to attract them to come to work to their factory, employer चाहेगा कि ये वर्कर आके हमारे पास काम करे, तो सबसे पहला दिक्कत उसके पास क्या होगा कि एक तो पहला डिस्टेंस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि उसे क्योंकि स्पेसिफिक इंडस्ट्री है तो उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी उसको, फिर उसको वेज भी देना पड़ेगा, तभी वो आएगा, हायर वेज भी देना पड़ेगा तभी वो आएगा। तो लेबर को इसीलिए इमोबाइल कंसीडर किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा लेबर का इजी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। कोई डाउट? ओके। फिर मोनोपोली मार्केट का और क्या फीचर होता है? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है मोनोपोली मार्केट का, मैं बता देती हूँ आपको कि अगर यहाँ पे सपोज एम्प्लॉयर ने वेज रेट डिसाइड किया कि हम 10 रुपीज देंगे, हम हर वर्कर को 10 रुपीज देंगे। तो शुरुआत में उसने 5 वर्कर को हायर किया, 5 वर्कर को हायर किया, 10 रुपए दिया, ठीक है। उसके बाद वो 3 और वर्कर हायर करता है, तो 3 और वर्कर हायर करता है, तो देखिए 5 वर्कर वो विसिनिटी से हायर करेगा, 3 और वर्कर वो अगर हायर कर रहा है, दूर से हायर कर रहा है, तो उसे क्या करना होगा, उसे यहाँ से वर्कर को हायर करने के लिए उसे ज्यादा वेज देना पड़ेगा। ही विल हैव टू गिव हिम मोर वेजेस, ठीक है। तो हायरिंग ऑफ मोर वर्कर he will have to give 15 rupees, 10 रुपीज में ये 3 वर्कर नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। तो जब वो इनका प्राइस बढ़ाएगा तो उसे इसका प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेम काम के लिए आप इसे 10 रुपए देंगे, इसे 15 रुपए देंगे, दिस विल नॉट बी वैलिड। तो अगर आप वर्कर का नंबर बढ़ाते जाते हैं तो आपको वेजेस भी बढ़ाते रहना पड़ेगा हर वर्कर के लिए। तो ये जो पहले 5 वर्कर का पहले 10 रुपया था, अब वो चेंज हो जाएगा और इसका वेज भी 15 रुपए हो जाएगा। तो इन टोटल देयर विल बी 8 वर्कर्स विथ वेजेस 15 रुपीज ईच, ठीक है। इसीलिए जो मोनोपोली होता है उसका कर्व कैसा होता है? मोनोपोली का जो अगर आप कर्व देखेंगे तो देखिए, ये हो गया डिमांड कर्व और ये हो गया सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है आइडियली। यहाँ पर हमारा एमआरपी इज इक्वल टू एमआरसी है, ठीक है। यहाँ पे वेज हो गया, क्वांटिटी हो गया। लेकिन जो मोनोपोली मार्केट होता है उसका जो कर्व होता है वो थोड़ा ऐसा सा होता है यहाँ पे मोनोपोली मार्केट का सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली मार्केट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सपोज यही वाला कंडीशन कंसिडर करते हैं, 5 वर्कर थे। जब 5 वर्कर थे तो वेज कितनी थी? हाँ, यहाँ पे क्या होगा देखिए, अगर यहाँ से कंसिडर कीजिए, जब 2 वर्कर हैं तो वेज बराबर है, ठीक है। एक ही पॉइंट है, वेज बराबर है। जैसे जैसे अब 5 वर्कर है तो वेज एक्चुअली ये होना चाहिए, बट वेज आपने बढ़ा करके ये कर दिया है, ठीक है। क्योंकि 5 वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे तो वेज भी बढ़ता रहेगा। अगर फिर हमारे 10 वर्कर हो जाते हैं तो आइडियली 10 वर्कर के लिए वेज ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। बट क्योंकि आप मोनोपोली मार्केट है, आपको वेज बढ़ाना पड़ेगा, तो आपने क्या किया? वेज बढ़ा दिया। इस कंडीशन में भी आइडियली वेज ये होना चाहिए था, ठीक है, जैसे कि 10 रुपए होना चाहिए था। लेकिन आप जैसे जैसे नंबर बढ़ा रहे हो, वेजेस भी बढ़ा रहे हो, तो 5 का अब तो यहाँ पे भी आपने वेजेस बढ़ाया, 10 वर्कर थे, यहाँ पे भी आपने वेजेस बढ़ाया, तो कर्व जो है वो इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है, ओके। और yes, so this is all about monopoly market. I hope it is clear to you. अब देखिए थोड़ा नोट्स भी देख लेते हैं। Monopoly occurs when there is a sole or dominant employer in a labor market. This means that employer has a buying power over their potential employees. ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस आता है एग्जाम में तो you should be able to grasp meaning कि buying power क्यों है एम्प्लॉयर का यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो जो एम्प्लॉयर है और कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। वर्कर
वो डोमिनेंट प्लेयर होता है, इसीलिए उसके पास बाइंग पावर होता है, बट इसके लिए उसे प्राइस पे करना होता है। वो क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे, सारे वर्कर का वेजेस बढ़ाना पड़ेगा। मोनोपोली मीन्स देयर इज वन बायर एंड मेनी सेलर। यस, labor will be mobile if and only if buyer will provide high wages to them। इसीलिए immobile बोला जाता है। लेबर को मोबाइल बनाने के लिए ज्यादा वेज देना पड़ता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमेशा ही यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। क्या होता है समझते हैं। तो सपोज देयर इज वन चाइल्ड, एक चाइल्ड है और ही इज क्राइंग, एंड उसे खुश होने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड टू गिव हिम फोर टॉयज। वी नीड टू गिव हिम 4 टॉयज। ठीक है, 4 टॉयज में तो 4 टॉयज में वी कैन हैव सपोज 2 dolls and 2 train। 2 dolls and 2 train। ठीक है, वी कैन गिव हिम 2 dolls 2 train, और वी कैन गिव हिम 1 doll और 3 train, और वी कैन गिव हिम 3 doll और 1 train। तो इन तीनों केसेस में जो चाइल्ड का सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, वो अल्टीमेटली ये देख रहा है कि मेरे पास 4 टॉयज है कि नहीं। वो 3 doll और 1 train में भी खुश हो सकता है, उतना ही जितना कि 1 doll और 3 train में खुश होगा, और जितना हम 2 doll और 2 train देंगे तो खुश होगा। ठीक है, तो बस यही है इंडिफरेंस कर्व। देखिए, इंडिफरेंस कर्व में 2 कमोडिटी होती है। हमारे पास 2 कमोडिटी है, डॉल एंड ट्रेन। ठीक है, तो कमोडिटी 1 एंड कमोडिटी 2। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं ग्राफ बना रहे हैं, इसी में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, 1 2 एंड 3। अगर इसी सिचुएशन में हम ग्राफ बनाए तो इक्वल सेटिस्फैक्शन तक अब जब देयर वाज 2 dolls एंड 2 train, फिर क्या हुआ, देयर आर 3 dolls एंड 1 train, तो 3 doll एंड 1 train। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ, और उसके बाद फिर 3 train एंड 1 doll, ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है, सो कर्व विल बी लाइक दिस। सो एक ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो अलोंग दिस कर्व, इस कर्व में जो भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट में इक्वल सेटिस्फैक्शन होगा कंज्यूमर का। ठीक है, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व में देयर आर 2 कमोडिटीज, और उस कमोडिटी के रेशियो का हम कोई सा भी मतलब दें तो वो कंज्यूमर इक्वली हैप्पी होगा। दिस इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए, अब क्वेश्चन, अब पॉइंट्स देखते हैं। हायर द पोजीशन फॉर कर्व, बेटर इज द कंज्यूमर। ये सही होगा कि गलत? सही है। देखिए, हायर मतलब क्या, अगर 4 टॉयज की जगह वो बंदा जो है वो 8 टॉयज मांगता, तो 8 टॉयज मांगता, तो हमारा जो ग्राफ है, सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 8 टॉयज के लिए हम यहाँ पे अगर बनाते, तो जो ग्राफ है हमारा सिंपली अपवर्ड शिफ्ट हो जाता। तो अगर ग्राफ हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो और भी ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन लेवल ऊंचा है, एंड इट इज बेटर फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को वही चीज ज्यादा मिल रही है। तो ठीक है, हायर द पोजीशन फॉर कर्व, बेटर इज फॉर द कस्टमर। बिल्कुल सही है, बेटर इज फॉर द कंज्यूमर। नेक्स्ट, इन अ सिंगल कर्व ऑल द पॉइंट्स गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। बिल्कुल सही है। इस पॉइंट में, इस कर्व में जितने भी पॉइंट है वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, और इस कर्व में जितने भी पॉइंट है वो भी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। बस यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल 4 टॉयज का होगा, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल 8 टॉयज का होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोप। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, ये जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है। ऐसा जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 2 कमोडिटीज इन एन इंडिफरेंस कर्व हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। तो ये सही है कि गलत? तो इनफैक्ट ये गलत है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रिलेशन है। देखिए, अगर एक क्वांटिटी का डिमांड बढ़ रहा है तो इसका घट रहा है, अगर इसका घट रहा है तो इसका बढ़ रहा है। इसीलिए ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, और इसीलिए दैट इज व्हाई दिस विल बी आवर आंसर, व्हिच इज नॉट ट्रू। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। 2 कमोडिटीज हैव एन इनवर्स रिलेशन। अगर एग्जाम में आया तो कि जो 2 कमोडिटीज होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, उसका रिलेशन क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फिर देखिए, इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन।
इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो ओरिजिन के कनकेव में होता है, तो ये गलत है। अगर कर्व ऐसा बेंड हो रहा हो, ठीक है, जिसका अगर सेंटर इसका यहाँ पर हो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो कन्वेक्स होता है, देन इट इज कन्वेक्स, ठीक है, ओके। और अगर हमारा कर्व ऐसा हो, ठीक है, सेंटर इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, तब हम कहेंगे कि कनकेव है, राइट। तो दिस पॉइंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स इट, ये बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली रीजन इज ट्रू, ठीक, ओनली रीजन इज ट्रू। अब देखिए, मोर इन चेंज ऑफ वन गुड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि मोर इन चेंज इन वन गुड द अदर गुड चेंजेस लेसर, कि अगर एक गुड में ज्यादा चेंज हो रहा है तो दूसरा गुड कम चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने अगर 3 ट्रेन कर दिया तो देयर इज 1 डॉल ओनली, तो इट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि अगर एक प्रोडक्ट को हम ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो दूसरा प्रोडक्ट हमें कम करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद देखिए, एमआरएस क्या होता है, एमआरएस इज द अमाउंट ऑफ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम इन रिलेशन टू अनदर गुड। हमारा सिंपली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, तो हम यहाँ पे बस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं पहले कि होता क्या है। तो इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम इन रिलेशन टू अनदर गुड एज लॉन्ग एज द न्यू गुड इज इक्वली सेटिस्फाइंग। अगर न्यू गुड भी इक्वली सेटिस्फाइंग है तो उसके बदले जो हम दूसरा गुड का कितना अमाउंट हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बस ये बता रहा है कि x नहीं है तो आई एम कंज्यूमिंग सम अमाउंट ऑफ y। if I want x is not there, I will consume some amount of y। और law of diminishing marginal rate of substitution ये बताता है कि if the quantity of x is reduced by this much, I want y by this much। मतलब कि यहाँ पर एक there is one trend, okay, कि एक प्रोडक्ट का चेंज ज्यादा हो रहा है तो दूसरे में चेंज कम करेंगे। यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये भी कह सकते हैं कि अगर x नहीं है हमारे पास या फिर x कम है तो y 1000 टाइम्स मोर कर दो, बट ऐसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ट्रेंड बताता है इन दोनों में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एमआरएस इज कैलकुलेटेड बिटवीन टू गुड्स प्लेस्ड इन एन इंडिफरेंस कर्व। तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है तो वो कर्व में का जो स्लोप होता है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो इनफैक्ट डेल वाई बाय डेल एक्स से हम स्लोप निकालेंगे dy by dx। तो dy by dx इज एक्चुअली व्हाट, dy by dx इज इटसेल्फ MRS, ठीक है। MRS displays utility of each combination of good x and good y। The slope of this curve represent quantities of good x and good y that you would be happy substituting for one another, ठीक है, क्लियर, ओके। तो MRS is the slope of indifference curve at any single point along the curve, ठीक है। तो इस कर्व में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा इसका जो स्लोप होगा डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, तो वही, तो डेल वाई बाय डेल एक्स जो हमारा कर्व होगा, जो स्लोप होगा, तो दैट स्लोप इज व्हाट MRS, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि डेल वाई गुड एक्स को हमने गुड वाई से कितना रिप्लेस किया है और कितना गुड एक्स रिप्लेस किया है हमने गुड वाई के एब्सेंस में, ठीक है, ओके, राइट। तो सेम थिंग इज रिटन है, हमारा आंसर हो जाएगा यस MRS। नहीं, हमारा आंसर MRS नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जाम में हम लोग ऐसे ही गलतियां करते हैं, चेंज इन कमोडिटी y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन कमोडिटी एट x एक्सिस। ये पॉइंट भी सही है, यही MRS का इलेबोरेट किया है। तो हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा इसमें पॉइंट नंबर सी, बोथ A एंड B। तो इसी तरह आपको ध्यान देना है, एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्रोवाइड्स हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी सेक्टर है हमारी इकोनॉमी की जिसमें कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर? मतलब जो कि प्राइमरी चीजों से डील करता है, जो कि डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती है, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री,
तो उन सारे सेक्टर में सबसे ज्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और अगर एम्प्लॉयमेंट है भी तो वो डिसगाइज हो सकती है, ओपन हिडन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में हमें दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है? तो देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात आती है तो हमें देखना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है वो ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमी है, ठीक है। हमारे इकोनॉमी में कुछ चेंज हुआ है, सरकार ने इंटरवीन किया है जिसके कारण की चेंज आया है। कोई टेक्नोलॉजिकली कुछ शिफ्ट हुआ है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है जिसके कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, ठीक है। ओके, तो इस ड्यू टू हमारा आंसर हो जाएगा इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैसे हम बताते हैं, ठीक है। द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कैन कॉज शिफ्ट इन इकोनॉमी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वर्कर लैकिंग जॉब स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जॉब स्किल का मिसमैच हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सपोज कोई अगर एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जावा आता है, ठीक है, मैक्सिमम पीपल नोज जावा in a software company, but they want people who are skilled more in artificial intelligence। तो वहां पे अगर स्किल मिसमैच हो जा रहा है, ठीक है, कंट्री जो हमारी जो नेशन है वो ऐसे मूव कर रही है कि जावा स्किल ऑब्सोलेट हो गई है एंड दे वांट मोर पीपल इन आर्टिफिशियल हु नो मोर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या होगा, तो हमारा एक शिफ्ट हो रहा है इकोनॉमी में एंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल, रोबोट्स हैव बीन रिप्लेसिंग अनस्किल्ड वर्कर। तो ठीक है, जो वर्कर होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर है जो कि रिपीटेड फिजिकल मैनुअल वर्क करते हैं, तो रोबोट उनको रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इनएडिक्वेट हो जाता है। रोबोट जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी हो रहती है, ठीक है। तो ये सारा होता है कि जावा, जिन लोगों को जावा आता है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस केस में क्या हो गई है, उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ऑब्सोलेट हो गई है, क्योंकि हमें दूसरे स्किल्स के लोग चाहिए, राइट। फार्मर्स इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, बहुत इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में वी यूज मोर एंड मोर मशीन्स, तो फार्मर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अनदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइट, सिंपल। ये सारी कंडीशन नहीं होगी। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, हैवी इंडस्ट्रियल बाइस, इन्फ्लेशनरी कंडीशन, ये सारी इसमें नहीं होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा कम हो जाता है, इनएडिक्वेट हो जाता है एंड वी एम्प्लॉय मशीन्स और अनदर और पीपल विद अनदर स्किल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मूला फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, ठीक है, सिंपल सारी चीजें हैं, इसमें गलती नहीं करना है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय टोटल पॉपुलेशन नहीं होगा, टोटल लेबर फोर्स, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और हमारा लेबर फोर्स कितना है, ठीक है। लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड दोनों आ जाएंगे इनटू 100, ठीक है। ये सारी जो चीजें होंगी ना, पॉपुलेशन और ये एज, ये चीज बस आपको कंफ्यूज करेगी, ठीक है। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा वो होगा पॉइंट नंबर ए, ठीक है, राइट। ओके, ओके, ये टोटल एम्प्लॉयड में नहीं होगा, लेबर फोर्स होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, read the statement. Statement A, high rate of unemployment are a signal of economic distress, but extremely low rate of unemployment may signal an overheated economy। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो हमारी कंट्री है वो इकोनॉमिकली स्ट्रेस में है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब सबके सभी एम्प्लॉयड हो, तो इसका भी एक सिग्नल है कि ओवर हीटेड इकोनॉमी। ये भी बिल्कुल सही है। थोड़ा मोड़ा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, जिससे पता चले कि टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद उनको भी या तो वो ट्रेन हो जाए या फिर दूसरी जगह उनकी जॉब हो जाए तो वो दोबारा एम्प्लॉय हो जाए। लेकिन इकोनॉमी मूव कर रही है, हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, तो इसके लिए जो पुरानी चीजें हैं वो थोड़ी छूटेंगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट आता है थोड़ी देर के लिए, तो इनफैक्ट दैट इज अ गुड सिग्नल, ठीक है। नहीं तो सब लोग पर्टिकुलरली 100% एम्प्लॉयड हो, मतलब हर चीज क्या है, स्टैटिक है, इकोनॉमी हमारी स्टैटिक है, तो वो भी एक ओवरहीटेड इकोनॉमी हो जाएगी। तो दिस इज करेक्ट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी,
अनएम्प्लॉयड डेटा आर कलेक्टेड एंड पब्लिश बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट एजेंसी से डेटा कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? यस, बोथ आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अ टीचर रिजाइन फ्रॉम हिज स्कूल ऑन 20th मार्च। देखिए जो टीचर है वो 20 मार्च को स्कूल से रिजाइन कर दिया और उसे जॉब मिली 20 अप्रैल को। तो जो पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो होगा फ्रिक्शनल। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देने की बात ये है कि ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट था। ये जो यहाँ पे टीचर ने खुद से रिजाइन किया, यहाँ पे टर्मिनेटेड नहीं लिखा है, यहाँ पे टर्मिनेटेड नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ही रिजाइन, ही लेफ्ट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो तो जो गैप आती है, जॉब स्विच कर रहे हो एंड देयर इज सम गैप वेयर यू आर नॉट एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, तो वो वाला होता है, दैट पार्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन विद इन एन इकोनॉमी। जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन होता है इकोनॉमी के अंदर, उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल भी नहीं होगा, साइक्लिकल भी ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। Who is the author of the book Full Employment in Free Society? ये बुक है Full Employment in Free Society। इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है विलियम बेवरेज। विलियम बेवरेज जी ने ये बुक लिखी थी। और देखिए इसके साथ ही हम देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग बस यही है, जैसा कि नाम बता रहा है कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, सबके सब को जॉब या सबकी जॉब लगी हुई है। ठीक है, देयर इज नोबडी हु इज नॉट वर्किंग, एवरीबडी हु वांट्स वर्क गेट्स वर्क। फुल एम्प्लॉयमेंट का बस यही एक सिंपल सा है कि हु वांट्स वर्क विल बी गेटिंग वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? अब देखिए कौन सा इसमें गलत है। मोनोपोली। अब हमने मोनोपोली के बारे में देखा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट, यहाँ पे मोनोपोली के बारे में भी दिया हुआ है। मोनोपोली इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडियन मार्केट। अब देखिए मोनोपोली में क्या होता है, तो मोनोपोली में एक्चुअली देयर इज यस, सो हमने देखा था मोनोपोली में देयर इज सिंगल बायर और यहाँ पे होता है सिंगल सेलर। ठीक है, सिंगल सेलर। ओके, अब हमने यहाँ पे सेलर कौन होता है? सेलर होता है वर्कर। वर्कर, लेबर। लेबर मार्केट में जो सेलर होते हैं वो वर्कर्स होते हैं जो अपना लेबर सप्लाई करते हैं, उसके लिए उन्हें वेज मिलता है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल जब शुरू में इन 2020 व्हेन कोविड अराइव्ड, तो बस एक ही मेडिसिन था, कोई वैक्सीन भी नहीं आई थी, दैट वाज कोरोनिल। ठीक है, तो कोरोनिल ही था मार्केट में और कोरोनिल को परचेज करने वाले वी वर ऑल इंडियंस वर देयर। ठीक है, तो वो वाला एक केस आया था बीच में जो कि था मोनोपोली का केस, जिसमें कि एक सिंगल सेलर होता है। कोरोनिल था सिंगल सेलर एंड वी ऑल इंडियंस वी वर बायर, तो वो एक मोनोपोली मार्केट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम लेबर मार्केट की कंडीशन में देखें तो मान लीजिए कि देयर इज वन लेबर, ठीक है, और जिसने की स्किल सीखी है किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, फ्रॉम सपोज MIT या किसी और फॉरेन इंस्टीट्यूट से, तो वो इंडिया आया है एंड देयर आर मेनी बायर्स and there are many buyers who want to employ him in industry। ठीक है, suppose Infosys हो गई, Infosys कह रही है इस पर्सन को कि no you come to me, और यहाँ पे TCS कह रही है कि no you come to me, फिर Wipro कह रही है कि no you come to me, I will give you such and such ways। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन हो जाएगा वो, ये कंडीशन किसका हो जाएगा? ये होगा कंडीशन मोनोपोली का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इससे ये भी समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि ये जो लेबर है यहाँ पे, ये क्या है? वेज मेकर है, ही इज नॉट वेज टेकर। ठीक है, क्योंकि ये TCS को और विप्रो को जब उसे देख रहा है कि मेरे की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तो वो कह सकता है कि आई वांट सच एंड सच सैलरी, तो वो सैलरी जो होगी इस लेबर की वो खुद से डिसाइड कर सकता है। दैट इज व्हाई ही इज नॉट वेज टेकर। वेज टेकर वो लोग होते हैं जो मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उसको बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड ही इज वेज मेकर।
ठीक है, वो अपना सैलरी खुद डिसाइड करेगा क्योंकि मार्केट में बहुत डिमांड है, तो वो अपना सैलरी हाई कर सकता है, कह सकता है कि जिसके पास भी सैलरी हाई होगी हम उसी के पास जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो ये था मोनोपोली का कंसेप्ट। तो मोनोपोली इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडिया मार्केट, नो इट इज रेयर। कोरोनिल भी आई थी इंडिया में, थोड़े टाइम के लिए आई थी, फिर तुरंत वैक्सीन आ गई, बहुत सारी कॉम्पिटेटिव मेडिसिन आ गई, तो ये रेयर है इंडिया मार्केट में। तो ये फॉल्स है, ये हमें आंसर मिल गया। और पॉइंट नंबर बी भी देखते हैं, मोनोपोली मींस बायर कंट्रोल इज मोर इन लेबर मार्केट, बिल्कुल सही। मोनोपोली में सेलर कंट्रोल इज मोर इन द मार्केट, हमारा सेलर कौन है, ये पर्सन जिसका कंट्रोल ज्यादा है, ठीक है। और मोनोपोली में क्या होता है, बायर का कंट्रोल ज्यादा होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, मोनोपोलिस्ट आर वेज सर्चर्स, मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो वेज सर्चर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। दे आर नॉट वेज टेकर, दे आर वेज सर्चर, ठीक है। मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था, तो वहां पे जो भी वो वेज रखना चाहे वो वेज रख सकते हैं, ठीक है। एज पर द ऑब्वियसली एज पर द इकोनॉमिक सिचुएशन, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन वो वेज रख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अगर वो ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करें तो वेज उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। All buyers are price taker, not price maker in a perfectly competitive market. तो देखिए, perfectly competitive market में क्या होता है, जितने भी बायर होते हैं और जितने भी सेलर होते हैं सभी प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है। रिमेंबर इट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बायर, टोटल बायर और टोटल सेलर सभी प्राइस टेकर होते हैं। देयर इज नो वन हु इज प्राइस मेकर, क्योंकि अगर कोई पर्सन प्राइस मेक करने लग जाएगा, मतलब कि प्राइस को बढ़ाने लग जाएगा, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने लग जाएगा, तो वो कंपटीशन को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट, कंपटीशन को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन हमारा कंपटीशन तो परफेक्ट है, इसीलिए जो भी प्राइस रहता है सेलर उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे आर प्राइस टेकर, एंड जो भी प्राइस रहता है बायर भी उसी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे आर आल्सो प्राइस टेकर, ठीक है, राइट। सो यस, मोनोपोली इज रेयर इन इंडिया मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच इज फॉल्स अबाउट इंडियन लेबर। इंडियन लेबर के बारे में कौन सा चीजें गलत है, तो लेबर सेल्स हिज लेबर नॉट हिमसेल्फ, सही है। लेस मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेस मोबिलिटी ऑफ लेबर भी सही है। इंडियन लेबर इज कंसिडर्ड लेस मोबाइल, बहुत कम मोबाइल समझा जाता है उनको। वीक बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, बिल्कुल सही। जो लेबर्स रहते हैं इंडिया के, उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि उनके पास कितनी सारी राइट्स है, ठीक है, और उनकी बार्गेनिंग पावर भी कम कंसीडर की जाती है इंडियन लेबर्स की, वो ज्यादा बार्गेन नहीं करते, दे आर लाइक प्राइस टेकर, ठीक है। और इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर, तो ये गलत है। इंडियन लेबर का जो सप्लाई है वो इलास्टिक नहीं है, ठीक है। इलास्टिक मतलब कि जितना डिमांड बढ़ा उतना हमारे पास तुरंत लेबर आ गया, ठीक है, उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। पर ऐसा नहीं होता, कभी कभी डिमांड बहुत ज्यादा होता है और उस तरह के स्किल्स के जो लेबर होते हैं वो दूर होते हैं या फिर नहीं अवेलेबल होते हैं, और डिमांड कम रहता है किसी स्किल का, तो वहां पे उस तरह के लेबर जिनको वो स्किल आती है बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इंडिया का मतलब हाईली इनइलास्टिक है इंडियन लेबर मार्केट, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी, यस। यहाँ पे इलास्टिक जो सप्लाई ऑफ लेबर इनइलास्टिक है उसके बारे में ही समझाया गया है, जो कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। इफ अ कंट्री हैज स्कार्सिटी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कर, देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड विद इन अ डे, मंथ और ईयर, ठीक है। और लेबरर्स कैन नॉट बी मेड टू ऑर्डर लाइक अदर गुड्स, ठीक है। कोई अगर गुड है उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो हमने डिमांड बहुत ज्यादा है अगर, तो हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी, तुरंत कमोडिटी को प्रोड्यूस करके डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया। बट लेबर के केस में ऐसा नहीं होता, दे आर नॉट मेड टू ऑर्डर लाइक अदर गुड्स, लेबर्स आर नॉट कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द डिमांड फॉर लेबर कैन बी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बोथ, बिल्कुल सही है, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड ऑफ लेबर क्या होता है, जब कंपनी रिक्रूट करती है, ठीक है, हायर करती है, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। और इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट वो होगा कि suppose any labor is working in any suppose लैपटॉप कंपनी, ठीक है। तो अचानक से इंडिया में क्या हुआ कि आफ्टर कोविड जो लैपटॉप है, लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, हर घर में लैपटॉप है। तो लेनोवो लैपटॉप की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो लेनोवो जो है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया तो उसे नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उसे ज्यादा चाहिए, ही वांट्स मोर पीपल, तो वो हायर करेगा। यहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है। नेक्स्ट, अब जो रीजन है वो रीजन में इनफैक्ट इनडायरेक्ट डिमांड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही दिया हुआ है, दे आर डिमांडेड सो एज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स,
ठीक है. So the demand for laborers depend upon the demand for goods which they have to produce, right? जो गुड लेबर प्रोड्यूस करेंगे वो गुड का भी डिमांड बढ़ जाएगा तो भी लेबर का डिमांड बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन है. रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है. पॉइंट नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not a characteristics of perfectly competitive market? कौन सा perfectly competitive market का characteristics नहीं है? ये हमने देखा. There are many buyers and sellers in the market. Correct. Each company makes a similar product. Correct. Buyers and sellers have access to perfect information about price. बिल्कुल सही है. अगर perfect information नहीं होगा तो knowledge कम ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, जो competition है वो भी कम ज्यादा हो जाएगा, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा. देयर कैन बी सम ट्रांजेक्शन कॉस्ट. नो, देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता है. ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा तो प्राइस ऑफ गुड वेरी करेगा एंड देन कॉम्पिटिशन विल अफेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ प्राइस टेकिंग फर्म. अब देखिए, प्राइस टेकिंग फर्म कौन सी फर्म होगी? जो कि मार्केट में जो भी प्राइस है उसको एक्सेप्ट कर लेगी. जो भी सेलर होते हैं, सेलर और बायर दोनों ही प्राइस टेकर होते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. ठीक है, तो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ. बिल्कुल सही, हमें आंसर यहीं पे मिल गया. पॉइंट नंबर ए. तो प्राइस टेकिंग फर्म जो है वो जो भी प्रोडक्ट को सेल करेगी, फर्म मतलब इंडस्ट्री एम्प्लॉयर, वो जो भी प्रोडक्ट को सेल करेगा, जो नहीं, एनी बिजनेस है, यहाँ पर होगा एनी बिजनेस. तो वो कोई अगर बिजनेस है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो जो भी चीज वो सेल कर रही है उसका प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती. ठीक है, करेक्ट. और उसके बाद ये तीनों पॉइंट गलत है. टॉक टू राइवल फर्म टू डिटरमाइन द बेस्ट प्राइस फॉर ऑल ऑफ देम टू चार्ज. नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता. सेट द प्रोडक्ट प्राइस टू व्हाटएवर लेवल द ओनर डिसाइड अपॉन. अगर ऐसा होगा तो दैट विल बी प्राइस मेकर फर्म. द फर्म विल बी प्राइस मेकर. ठीक है, आस्क द गवर्नमेंट टू सेट द प्राइस. ये भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है. हमारा आंसर होगा पॉइंट नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोनोपोली मार्केट. अब देखिए, मोनोपोली मार्केट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो मोनोपोली मार्केट में मैंने बताया सिंगल सेलर, एग्जाम्पल कोरोनल. या फिर लेबर मार्केट में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिक स्किल्स को लर्न करके आया है. एंड मेनी बायर इन द मार्केट विच इज टीसीएस, विप्रो and Infosys, they all are asking for it. This is what a monopoly market. ठीक है, अब ऐसे आप समझिए, आपको सारा आंसर मिल जाएगा. A single seller has control over the supply. बिल्कुल सही. ये जो लेबर है, ये जो पर्सन है, वो सेल कर रहा है अपनी स्किल्स एंड he has control over the market. No close substitute over the product. बिल्कुल सही. ये लेबर के आसपास का कोई भी और पर्सन है ही नहीं जिसने ये स्किल सीख करके आए. ठीक है, इसी ने बस ये स्किल सीखा है. सेलर इज प्राइस मेकर. बिल्कुल सही. ये सेलर है, ही इज सेलिंग हिज टैलेंट एंड ही इज प्राइस मेकर. ओके, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मार्केट का प्राइस. ये खुद कह रहा है, नेगोशिएट कर रहा है इन सारे बायर से दैट आई वांट दिस प्राइस. देयर इज ओनली वन बायर. बिल्कुल गलत. यहाँ पे ओनली वन बायर है क्या? नहीं, बहुत सारे बायर है. इट हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ठीक है, तो डिमांड कर्व जो भी होगा, डिमांड कर्व तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, इसका कोई इश्यू नहीं है. तो इट हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ये भी यहाँ पे भी वही सही कर्व होगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5. पॉइंट नंबर ए. ठीक है, राइट, करेक्ट, नो कंफ्यूजन. पॉइंट नंबर 4 इज रॉन्ग. इट इज अबाउट मोनोपोली मार्केट. देखिए, तो मोनोपोली मार्केट में ही देयर इज ओनली वन बायर. ओके, राइट, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, if at going wage rate people do not find employment, a situation of unemployment emerges. Such unemployment has been called डैश अनएम्प्लॉयमेंट बाय केनिस. तो लॉर्ड केनिस जो है, उन्होंने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है. ठीक है, अगर लॉर्ड केनिस की बात आएगी तो आपको क्या बताना है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वो कहते हैं कि अगर किसी गोइंग वेज रेट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट इमर्ज होती है उसे हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. मतलब कि लोग चाहते हैं कि वो काम करें, उनके पास स्किल्स भी है, लेकिन जो वेज रेट होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है. ठीक है, तो उस रेट पे जो लोग हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता. दे डू नॉट टेक एम्प्लॉयमेंट, या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता. इनवॉलंटरी मतलब ये उनके कंट्रोल में नहीं होता. ठीक है, इन वॉलंटरी मीन्स यू वांट टू, एंड इनवॉलंटरी मतलब यू डू नॉट वांट. राइट, तो इट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. यू डू नॉट वांट टू बी अनएम्प्लॉयड बट यू आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है, इस कंडीशन में. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
हु रोट द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये जो बुक है वो किसने लिखी है? लॉर्ड केनिस ने। ठीक है, देखिए लॉर्ड केनिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का। और लॉर्ड केनिस एक्चुअली ये कहते हैं कि जो सरकार है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, उसको इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको नई से नई इंडस्ट्री ओपन करनी चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक जो इकोनॉमी है उसमें खर्च करना चाहिए, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करना चाहिए। उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, फ्लो बढ़ेगा मनी का। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अगर कंट्री हमारी इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, नए नए प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है और एमएनसीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लॉर्ड केनिस कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है हमारी कंट्री में या फिर है, तो इसलिए है क्योंकि देयर इज लैक ऑफ एक्सपेंडिचर विद इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी क्या है? रुकी हुई है, नई इंडस्ट्री नहीं आ रही है। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है क्योंकि खर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग, सो ओवरऑल इट डिक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड। तो जो डिमांड होता है वर्कर का वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंड नहीं कर रही है तो। ठीक है, इकोनॉमी को बिल्ड करने में। ठीक है, अगर रोड ही है, सरकार रोड बनाना छोड़ देगी। ठीक है, सरकार अगर रोड का कंस्ट्रक्शन अगर बिल्कुल ही खत्म कर देती है, तो जो लोग रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, राइट? इसलिए देयर शुड बी मोर एंड मोर मूवमेंट। तो ये है लॉर्ड केनिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप यू वुड हैव रियली एंजॉयड द सेशन। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ फ्लूइड वे। ओके, एंड कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। एंड यस, थैंक यू फॉर योर टाइम। देयर विल बी वन मोर सेशन ऑन लेबर मार्केट जिसमें कि मैं बाकी सारे बचे कॉन्सेप्ट को एमसीक्यूज के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगी। यस, थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम।